श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के 8वें अध्ययन की चर्चा चल रही है। कुमारी मल्ली मिथिला नगरी में अपने माता पिता के साथ में जीवन यापन कर रही हैं और दूसरी ओर जो पूर्व भव के 6 मित्र हैं वो भी अलग अलग राज्यों में राजा के रूप में शासन कर रहे हैं। समय बीत रहा है, नियति ने मोड़ लिया और 2 राजाओं के पास में परिचय पहुंच गया। किसका? अभी एक राजा के पास पहुंचा है और दूसरे राजा के पास पहुंचने की भूमिका बन गई। जो राजा है चंद्रछाए राजा के राज्य से व्यापारी है अरहन्नक व्यापारी, जिसके धर्मनिष्ठता की परीक्षा लेने के लिए स्वयं शक्रेंद्र की सभा से देव आया। देव ने परीक्षा ली, अपने धर्म से, अपने श्रद्धा भाव से अरहन्नक जरा भी विचलित नहीं हुए, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। प्रसन्न होकर के देव ने क्या दिए थे? 2 दिव्य कुंडल के जोड़े, 2 जोड़े कुंडल के दिए। क्या करे अरहन्नक उनका? कोई बात नहीं, ले लिए। अब जहाज अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते जहाज पहुंच गया मिथिला नगरी। किसी भी राज्य में यदि व्यक्ति को सुखपूर्वक रहना है तो राजा का प्रसन्न होना, राजा को रुष्ट किया तो क्या होगा? आप सभी जानते हैं कि राजा तो कुछ भी कर सकता है, कोई भी आदेश दे सकता है। जिस राज्य में व्यक्ति रहता है उस राजा को नाराज नहीं किया जा सकता, और यदि राजा प्रसन्न हो जाए तो मान लीजिए आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आज राज परंपरा नहीं है, परंतु आज क्या है? सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, जो राज्य की ओर से, सरकार की ओर से, वो राजा का ही रूप है। मान लीजिए किसी क्षेत्र का विधायक नाराज हो जाए तो क्या करेगा वो? कोई भी परेशानी खड़ी कर सकता है। और यदि वो प्रसन्न है तो, उससे आपके संबंध अच्छे हैं, तो फिर इतना कोई भय वाली बात, कोई भी आप कार्य करें उसका सहयोग आपको मिल ही सकता है। तो यही स्थिति प्राचीन काल में हुआ करती थी। लोग प्रयास करते थे कि राजा से हमारे संबंध बिगड़े नहीं, अपितु राजा से संबंध कैसे रहे? मधुर रहे। क्योंकि अपने से जो शक्तिशाली है उससे वैर विरोध करना उचित नहीं। और यदि राजा को भेंट इत्यादि देकर के प्रसन्न कर लिया जाए तो क्या होगा? जिस पर राजा की कृपा हो उसे भला क्या परेशानी आएगी? बाकी अन्य कुछ कर नहीं सकते, और राजा से मधुर संबंधों का परिणाम ये होता है कि जो बीच के कर्मचारी होते हैं वो भी परेशान नहीं तो होता है ना ऐसा। आप मकान बनाने चले या कोई भी काम करने चले तो बीच में क्या आ जाते हैं? कोई ना कोई
परेशानी खड़ी करने के लिए आ जाता है। लेकिन यदि विधायक से मित्रता है तो, या किसी ऊंचे जिसके सरकार से अच्छे संबंध हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपके मधुर संबंध हैं, तो फिर परेशान करने वाले। अरहन्नक ने जब मिथिला नगरी में प्रवेश किया तो देखिए, किसी भी राज्य में बाहरी व्यक्ति का आना और आकर के व्यापार करना भी कोई सरल कार्य नहीं, कर देना पड़ता है। अपनी छवि को साफ सुथरा रखना पड़ता है, कहीं किसी को ये शंका ना हो कि मैं व्यापारी नहीं कोई। अगर किसी ने झूठी शिकायत भी कर दी तो क्या होगा, उस शिकायत के आधार पर बड़ी परेशानी भी खड़ी हो सकती। कोई ईर्ष्या के वशीभूत शिकायत कर दे तो भी समस्या। तो पहले के समय में व्यापारी क्या करते थे, जब किसी राज्य में जाते थे व्यापार के लिए, जो बड़े व्यापारी होते थे, तो वो उनके पास यदि कोई विशिष्ट वस्तु है, कोई ऐसा विशिष्ट सामान है, तो उसको ना राजा को भेंट दे देते थे। अपने पास रखेंगे तो चोरी का भय, कोई शिकायत कर दे तो प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि ये कहाँ से आया, क्योंकि अलग अलग देशों में व्यापार कर रहे हैं। किसी ने जरा सी शिकायत कर दी तो साख मिट्टी में मिल जाएगी। क्यों ना ये दुर्लभ वस्तु जो मेरे पास में है, व्यापारी ऐसा सोचा करते थे कि यदि कोई दुर्लभ वस्तु है तो उसे किसको दे दे, राजा को भेंट कर दे। क्योंकि राजा को यदि कोई ऐसी वस्तु भेंट की जो दुर्लभ है तो राजा प्रसन्न, और राजा प्रसन्न है तो व्यापार करना और कोई शिकायत भी, ये व्यापार की नीति है। किसी से भेंट करने के लिए जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अरहन्नक ने चिंतन किया कि यदि इस समृद्धिशाली मिथिला नगरी में मुझे अच्छे से व्यापार करना है, अच्छा लाभ कमाना है, मैं क्या करूंगा इन दिव्य कुंडलों का? मेरे पास तो इनका उपयोग, क्यों ना मैं राजा को भेंट करूं। ऐसा चिंतन करके अरहन्नक पहुंच गया मिथिला नगरी। राजा कुंभ की सभा लगी हुई थी, सभा में पहुंचा, प्रणाम किया। बड़ा व्यापारी था अरहन्नक, किसी सामान्य व्यक्ति का सभा में पहुंचना इतना आसान नहीं, परंतु जिसके पास में धन है, जो बड़ा व्यापारी है, तो सैनिक भी क्या करते हैं, आदर करते हैं, क्योंकि बड़ा व्यापारी आया है, वो मिथिला में व्यापार करेगा तो मिथिला के व्यापारियों को भी लाभ होगा, क्रय विक्रय चलेगा। तो अरहन्नक जब पहुंचे राजसभा में, राजा कुंभ सिंहासन पर बैठे हुए हैं और अरहन्नक ने एक दिव्य कुंडलों की जोड़ी किसको भेंट दे दी, राजा कुंभ को भेंट कर दी। महाराज, ये आपकी सेवा में, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। राजा कुंभ ने देखा इतने सुंदर कुंडल, दिव्य आभा प्रस्फुटित हो रही थी। प्रभावित हुए राजा कुंभ। राजा कुंभ के मन में विचार आया, ऐसे दिव्य कुंडल, ये तो मेरी पुत्री के योग्य है। ऐसा ही होता है ना, आपके पास यदि कोई वस्तु आती है, आपको बहुत अच्छी लगे, तो आपका मन करता है जो आपका सबसे प्रिय हो, आप उसे क्या कर दें, कोई भी हो,
कोई मित्र भी हो सकता है, संतान भी हो सकती है। तो राजा कुंभ को विचार आया कि ये कुंडल यदि मेरी पुत्री पहने तो बड़ा अच्छा लगे, उसके योग्य है ऐसे दिव्य कुंडल। तो राजा कुंभ ने अपनी पुत्री राजकुमारी मल्ली को बुलाया। ये पिता का स्नेह है। प्रतीक्षा नहीं हुई कि सभा समाप्त होने के पश्चात मैं अपनी पुत्री को ये कुंडल, उसी समय बुलवाया राजकुमारी को, बड़े प्रेम से अपने पास बिठाया और किसको पहना दिए वो कुंडल? स्वयं अपने हाथों से अपनी पुत्री कुमारी मल्ली के कानों में पहना दिया। और ऐसा लगा जैसे वो दिव्य कुंडल राजकुमारी मल्ली के लिए ही बने। राजकुमारी मल्ली वापस लौट गई। अरहन्नक को राजा कुंभ ने विभिन्न प्रकार की भेंट दी। उन कुंडलों के बदले में भेंट स्वरूप निश्चिंत किया कि मेरे राज्य में आपको व्यापार करने में कोई समस्या, यदि कोई समस्या हो तो मुझे बताइएगा। अरहन्नक ने भली भांति व्यापार किया, क्रय विक्रय हुआ। जो सामान लेकर के आए थे जहाज में भर करके वो सारा बेच दिया और नया सामान, अलग अलग प्रकार के वस्त्र, मसाले इत्यादि जो मिथिला की विशेषताएं थी, ऐसा सामान भर लिया वापस, और वापस अपने नगर की ओर चल पड़े। पहुंच गए अपने नगर में, अंग देश के अंदर। अब अंग देश में पहुंचे तो अब बहुत सारा धन कमा कर लाए हैं अरहन्नक। अब उस राजा को तो प्रसन्न कर दिया था जहां व्यापार करना था, लेकिन जहां रहना है वहां के राजा को भी तो अरहन्नक वापस लौट करके अपने राज्य में आए। राजा चंद्रच्छाय से भेंट करने के लिए चंद्रच्छाय राजा से भेंट की। राजसभा में उचित स्थान था सेठ अरहन्नक का। भेंट की और जो एक दिव्य जोड़ी कुंडल की थी, एक तो किसको दे दी थी? राजा कुंभ को दे दी थी, और दूसरी जोड़ी वो किसको दे दी? राजा चंद्रच्छाय को दे दी। क्योंकि जहाँ रहना है वहाँ के राजा का प्रसन्न रहना भी अति आवश्यक है। इतना धन कमा कर के लाया है अरहन्नक। कभी कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, क्योंकि बड़े लोगों की परेशानियां भी क्या होती हैं? होती है ना। एक छोटा मोटा व्यापारी हो, एक छोटा मोटा नौकरी करने वाला हो, सीमित आय है, सीमित खर्चे हैं। जिसके पास ज़्यादा है ही नहीं उसको ज़्यादा भय भी है ना। बात भय किसको है? जिसने ज़्यादा माल इकट्ठा किया हो। जिसके पास जितना धन है फिर उसको संभालने की चिंताएं भी उतनी ही ज़्यादा। लोग अक्सर कहते हैं ये जो बड़े बड़े व्यापारी हैं ना, जो बड़े बड़े सेठ हैं, महाराज इनकी ज़िंदगी तो ना बड़ी बढ़िया है, महंगी महंगी करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं, कितने ऐशो आराम के साधन इनके जीवन में है। लेकिन मैं कहती हूँ कि इन बड़े लोगों के जीवन को यदि 1 या 2 दिन जी कर के देखो ना तो पता चल जाएगा कि कितना, कब कौन शिकायत कर दे, कब कहाँ से नोटिस आ जाए, ना जाने कितने कितने तो बॉडीगार्ड रखने पड़ते। भला वो जीवन भी क्या जीवन है जब अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते।
कमरे से बाहर निकलो और बॉडीगार्ड नजर आए, क्या जीवन है? ना मालूम कब कहां से कौन सा संकट आ जाए, कब कौन सा प्रतिद्वंदी कौन सी मुसीबत खड़ी कर दे। ये नहीं कि सिर्फ उस व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए भी। अक्सर जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, अपने बच्चों के साथ भी उनको क्या रखने पड़ते हैं? अंगरक्षक रखने पड़ते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बॉडीगार्ड चाहिए, वापस आ रहे हैं, सोचिए कितनी चिंता रहती होगी। व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जी नहीं सकता, अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकता। हर समय, हर पल, हर क्षण कोई ना कोई चिंता लगी रहती है, पता नहीं क्या हो जाएगा। कोई शत्रु, कोई दुश्मन, कोई प्रतिद्वंदी कुछ अहित ना कर दे, कोई शिकायत ना कर दे, कहीं चोरी ना हो जाए, क्योंकि जिसके पास है उसी को चोरी का भी, जिसके पास है ही नहीं उसे क्या भय किसी का। तो अरहन्नक ने, क्योंकि राजा प्रसन्न है, तो विपरीत परिस्थिति आने पर सहयोग भी कहां से मिल सकता है? राजा से मिल सकता है। और राजा से मधुर संबंध होने का बाकी अन्य लोगों पर प्रभाव भी अच्छा पड़ता है। तो इस नीति का पालन करते हुए दूसरे दिव्य कुंडलों की जो जोड़ी है, वो अरहन्नक श्रमणोपासक ने राजा चंद्रच्छाय को भेंट कर दी। राजा चंद्रच्छाय बड़े प्रभावित हुए, इतनी सुंदर जोड़ी ये कैसे मिली? अब अरहन्नक सेठ ने पूरा वृतांत सुनाया, किस प्रकार से मिथिला जाते हुए, किस प्रकार से देव उपसर्ग आया और कैसे देव ने प्रसन्न होकर के ये दिव्य कुंडल प्रदान किए। बड़ा आश्चर्य हुआ राजा चंद्रच्छाय को। अच्छा, ऐसा घटित हुआ? पूछने लगे राजा चंद्रच्छाय, जैसे दो मित्र बैठते हैं ना आपस में तो बात करते हैं। अच्छा, वहां घूमने गए थे, बताओ क्या क्या देखा? आप भी पूछते हैं ना ऐसे। आपका कोई परिचित विदेश घूमने के लिए जाए, वो जगह आपने ना देखी हो, तो आप पूछते हैं ना वहाँ क्या क्या देखा, ऐसी क्या नई चीज़ें देखी। तो राजा चंद्रच्छाय भी पूछने लगे कि बताओ अरहन्नक, तुम इतना घूमते हो, इतना भ्रमण करते हो, ऐसा क्या क्या देखा जो तुम्हें लगता है कि आश्चर्य की बात है? ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, कभी सोचा भी नहीं, जो कल्पना से परे हो, ऐसी बातें बताओ मुझे। अरहन्नक सेठ कहने लगे, महाराज वैसे तो अपने राज्य में इतना कुछ है कि बाहर जाकर के मुझे किसी वस्तु को देख कर के कोई आश्चर्य नहीं। देखिए, प्रशंसा करने का, सामने वाले के मन को संतुष्ट करने का कितना सुंदर तरीका है। ऐसा नहीं कह रहे अरहन्नक कि हमारे राज्य में कमी है, वो कहना चाहते हैं कि हमारा राज्य भी क्या है? संपन्न है, सुंदर है, एक से एक दुर्लभ वस्तुएं हमारे राज्य में है। इसका अर्थ क्या है कि राजा चंद्रच्छाय के राज्य में कोई कमी। महाराज वैसे तो अपना राज्य बहुत समृद्ध है, कहीं कोई कमी नहीं, फिर भी एक आश्चर्य मैं आपको बताता हूं, और तो कुछ ऐसा नहीं देखा, क्योंकि ऐसे आश्चर्य तो हमारे राज्य में भी भरे पड़े हैं। महाराज मैं जब मिथिला पहुंचा तो मिथिला नगरी में मैंने जैसे दिव्य कुंडल आपको दिए हैं, एक दिव्य कुंडल का जोड़ा मैंने वहाँ के राजा महाराज कुंभ को दिया, और राजा कुंभ ने वो दिव्य कुंडल अपनी पुत्री कुमारी मल्ली को पहना। महाराज
वो कुंडल पहन करके ये समझ नहीं आ रहा था कि कुमारी मल्ली की शोभा बड़ी है या उन कुंडलों की शोभा। ये आश्चर्य की बात है। यदि कोई सामान्य स्त्री इन कुंडलों को पहने तो आप देख ही रहे हैं कि ये कुंडल कितने दिव्य हैं, कितने आभामयी हैं, कितने सुंदर हैं। कोई इनको पहने तो उसकी शोभा बढ़ जाएगी, परंतु कुमारी मल्ली का सौंदर्य ऐसा था, ऐसी दिव्य आभा, ऐसा दिव्य रूप किसी मनुष्य की पुत्री के लिए ऐसा रूप होना संभव नहीं है। राजा कुंभ की पुत्री संसार में एक बड़ा आश्चर्य है महाराज। अरहन्नक ने तो सहज स्वभाव में प्रशंसा की थी, परंतु अरहन्नक को नहीं ज्ञात है कि राजा चंद्रच्छाय और कुमारी मल्ली की पूर्व भव की क्या है, मित्रता है। राजा चंद्रच्छाय ने सुना, अच्छा ऐसा कैसे हो सकता, ये दिव्य कुंडल मैं साक्षात देख रहा हूं, ये इतने दिव्य हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी मनुष्य का रूप इतना अधिक हो कि यदि वो इन कुंडलों को पहने तो किसकी शोभा बढ़ जाए, इन कुंडलों की शोभा बढ़ जाए। महाराज जो सत्य है वो कहा, यदि देखा नहीं होता अपनी आंखों से तो मैं भी किसी के कहने पर विश्वास नहीं करता। अच्छा, चिंतन चला राजा चंद्रच्छाय। अभी कुमारी मल्ली अपने पिता के घर पर है, इसका अर्थ ये है कि अभी उनका विवाह। तो राजा चंद्रच्छाय ने दूत तैयार करवाए कि जाओ जाकर के राजा कुंभ से निवेदन करो कि अंग देश के राजा महाराज चंद्रच्छाय कुमारी मल्ली से विवाह करना चाहते हैं। पूर्व भाव का वो स्नेह संबंध है और आकर्षण में परिणत हो गया केवल नाम सुनकर के। संदेश भेज दिया। कितने राजाओं का संदेश पहुंच रहा है अब? 2 राजाओं का, यानी 2 राजाओं से कुमारी मल्ली के नाम का परिचय हो चुका है। आमने सामने परिचय नहीं हुआ है, लेकिन अभी 2 राजाओं के मन में सहज भाव, सहज स्नेह, सहज आकर्षण उत्पन्न हो गया। और ये मानव का मन है। तीसरी जो पूर्व भव के मित्र कुणाल अधिपति राजा रुक्मी, जिनकी राजधानी श्रावस्ती नगरी, उनकी पत्नी का नाम था धारिणी। राजा रुक्मी और धारिणी रानी की एक पुत्री का जन्म हुआ, नाम रखा गया सुबाहु कुमारी। सुबाहु कुमारी का उत्सव मनाया गया, जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। धीरे धीरे सुबाहु कुमारी बड़ी होने लगी। एक समय कुमारी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, पूरे राज्य को सजाया हुआ था। राजा रुक्मी की अत्यंत प्रिय पुत्री, पूरे राज्य में उत्सव चल रहा है। बहुत अधिक धन को खर्च करके राजा ने उत्सव मनाया है। उत्सव संपन्न हुआ, सभा लगी और राजा अपने सभासदों से चर्चा करने लगे, मंत्रियों से चर्चा करने लगे। मैं अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता हूँ और मेरी पुत्री इस संसार में ऐसी सुकोमल, ऐसी दिव्य रूपवान और कोई कन्या नहीं। ये माता पिता की दृष्टि होती है
कि उसे अपनी संतान क्या लगती है? लगती है ना? क्या कोई माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चे को कहेगी कि मेरा बच्चा सुंदर नहीं, चाहे बच्चा कैसा भी हो, लेकिन माँ की नज़र में वो सबसे सुंदर है। तो राजा के मन में ऐसे भाव आए और अपने भाव व्यक्त कर दिए राजा ने। राजा की सभा में यदि ऐसे मंत्री, ऐसे सभासद हो जो केवल चापलूसी करते हो, तो वो क्या करते हैं? राजा की हाँ में। लेकिन यदि कोई सच्चे सलाहकार हो, जो हितैषी सभासद हो, हितैषी मंत्री हो, वो कभी हाँ में हाँ, जो बात जैसी हो वो वैसी कह देते। आपके भी मित्र होंगे ना, कुछ मित्र ऐसे होंगे जो कभी आपको किसी बात के लिए नहीं टोकेंगे, जो हमेशा कहेंगे हाँ बिल्कुल सही, जो तुमने कह दिया वो ठीक है। लेकिन कुछ मित्र ऐसे होंगे जो कहते होंगे नहीं, ऐसा करना सही नहीं है। तो समझ जाइएगा, जो मित्र आपको रोके, जो मित्र आपको टोके, जो सदैव हाँ में हाँ नहीं मिलाए, जो आपकी बात को परखे, जांचे और तब आपको सलाह दे, समझ जाइए वो सच्चा मित्र है। तो सच्चे हितैषी जो मंत्री होते हैं, वो कभी भी राजा के डर से, राजा के भय से या राजा को प्रसन्न रखने के लिए चापलूसी नहीं करते, झूठी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, वे सत्य बात कहते हैं। एक मंत्री जो सभा में बैठा हुआ था कहने लगे, महाराज, हमारे राज्य की राजकुमारी और आपकी पुत्री सुबाहु कुमारी का रूप वास्तव में बहुत सुंदर है। समय आने पर इनके गुणों की और इनके दिव्य रूप की अवश्य चर्चा होगी। ऐसा जन्मोत्सव, ये बात सत्य है कि आपने अपनी पुत्री का जन्मोत्सव बहुत सुंदर मनाया है, परंतु महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बात कहूँ। कई वर्ष पहले मैं मिथिला नगरी गया था और मिथिला नगरी में उस समय राजा कुंभ की पुत्री का भी जन्मोत्सव मनाया गया था। शोभा यात्रा निकली थी। जैसे आपने उत्सव मनाया है ऐसे उन्होंने भी उत्सव मनाया था। महाराज, संयोग से मुझे वो देखने का अवसर प्राप्त हुआ। महाराज, यदि मैं उस उत्सव में सम्मिलित नहीं हुआ होता तो संभवतः मुझे ज्ञात नहीं होता, परंतु क्षमा कीजिए, आपके द्वारा जो किया गया ये उत्सव है, ये मल्ली कुमारी के उत्सव के आगे कुछ फीका सा है। ऐसा उत्सव मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। ऐसी बात सुनी, ऐसी प्रशंसा सुनी तो पूर्व भव के स्नेह संबंध के कारण कुणाल अधिपति राजा रुक्मी के मन में भी कुमारी मल्ली के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। और उस समय में परंपरा हुआ करती थी कि एक राजा कई विवाह करते थे। तो राजा रुक्मी ने भी अपने उसी महामंत्री को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के राजा कुंभ को संदेश दे दो कि मैं उनकी पुत्री के साथ में विवाह करना चाहता हूं। देखिए संसार की भटकन कैसी है। व्यक्ति का मन केवल राग रंग में ही उलझना चाहता है। ये मन है
इस संकल्प विकल्पों में भटकता रहता है। सभी इस संसार के संबंध जो है हमने जी लिए हैं, परंतु फिर भी मन भरता है क्या? मन तो कभी भरता ही नहीं। ना जाने कितनी ही बार एक ही भोजन किया है, फिर भी मन नहीं भरता। ना जाने एक बार कितनी बार संसार को भोग लिया, फिर भी मन नहीं भरता। ना जाने कितनी कितनी बार इस जीवात्मा ने प्रत्येक जीवात्मा के साथ हर प्रकार का संबंध बनाया है। इस संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां हमने कभी जन्म नहीं लिया हो, लेकिन फिर भी मन का भरना आसान काम नहीं। इस मन का काम क्या है? भटकता है ना मन। एक माला लेकर के बैठ जाओ, मन क्या हो जाएगा? संसार के सारे काम, और काम याद नहीं आएंगे तो याद आ जाएगा शरीर में कहाँ दर्द है। अक्सर कभी जब ध्यान कराते हैं ना, जब कायोत्सर्ग कराएं, ध्यान कराएं, तो लोग कहते हैं महाराज शरीर में ना खुजली सी शुरू हो जाती है। कभी कहीं दर्द होता है, कभी कहीं खुजली होती है, ऐसा लगता है चींटी चल रही हो। क्यों होता है ऐसा? क्या वास्तव में कोई चींटी चलती है? ये हमारा मन है, क्योंकि मन खाली बैठना। ध्यान क्या है? कुछ न करना ध्यान। ध्यान में कुछ करना नहीं है, कोई क्रिया नहीं करनी, कोई कार्य नहीं करना। ध्यान क्या है? ध्यान में केवल आपको मन वचन काया से मौन होना है। मन से मौन हुए, वचन से मौन हुए। और अब जब हम ध्यान में बैठते हैं या माला करने बैठते हैं तो क्या होता है? शरीर से काया से मौन हो गई, क्योंकि काया से एक जगह स्थिर। वाणी से भी कुछ नहीं बोलना, क्या हो गए? चुप हो गए। लेकिन अब क्या बच गया? मन बच गया। अब मन क्या हो गया? मन को कोई काम तो मिला नहीं, और मन को टिकाना बड़ा कठिन है। तो यही कारण है कि जब ध्यान करने बैठते हैं तो शरीर को हम स्थिर कर लेते हैं, वाणी को मौन कर लेते हैं, लेकिन केवल एक मन क्या हो जाता है? बच जाता है। और उस मन में क्या आते हैं? फिर तरह तरह के विचार आते हैं, संकल्प विकल्प आते हैं। मैं ये कर लूँगा, ये नहीं तो ये कर लूँगा। फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं चींटी चल रही है, कहीं कुछ रेंग रहा है। अरे पैर सो गया, पैर में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, और जबकि अगर काम कर रहे हो तो कुछ भी दर्द याद नहीं आता, क्योंकि ये मन की बात है। और मन का तो काम ही है संकल्प विकल्पों में उलझ करके रहना। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। जो राजाओं का मन अभी विकल्पों में उलझा हुआ है, संसार में उलझा हुआ है, ये कैसे प्रतिबोध पाएगा? और बाकी अन्य राजाओं को कैसे कुमारी मल्ली के पास उनका परिचय पहुंचेगा? इसके विषय में जैसे वर्णन आएगा वैसे श्रवण करेंगे, ध्यान करेंगे 2 मिनट के लिए।